नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमसे क्या मदद चाहिए ये भी आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए डेली करंट अफेयर का जो रोल होता है वो बहुत ही बृहद रूप में होता है, क्योंकि 20 से 30% 40% तक देखा जाता है कि डेली करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम आप सबके बीच लाया जाता है। और इसमें जो समसामयिक घटनाएं होती हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी बिंदुओं को, उन सभी खबरों को एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से लाया जाता है। और प्रश्न के माध्यम से खबरों को पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं वो आप देख सकें। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ग्लेशियर हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बर्फ की सघन परतों से निर्मित बर्फ का एक बड़ा धीमी गति से गति करने वाला पिंड है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पुरानी हिमनद बर्फ नीली या फिरोजा दिखाई देती है और हिमनद बर्फ के प्रकाश को केवल नीले स्पेक्ट्रम को परावर्तित करती है, जिससे इसका रंग नीला दिखाई देता है। तो बताना क्या है हमें, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, ठीक है या है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। तो अभी जो है ये चर्चा में क्यों है, तो गोल्ड स्मिथ सम्मेलन हुआ प्राग में और उसमें एक जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लेशियर जो है उनके पिघलने और ज्वालामुखी विस्फोट की में वृद्धि के बीच संभावित संबंध हो सकते हैं। तो इसी से संबंधित ये चर्चा का कारण बनता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ग्लोबल वार्मिंग का नया खतरा उभर करके सामने आया है, ग्लेशियर जो अब पिघल रहे हैं। और हाल ही में क्या हुआ है, 2025 गोल्ड स्मिथ सम्मेलन प्राग में प्रस्तुत एक अध्ययन ने ग्लेशियरों के पिघलने और ज्वालामुखी विस्फोटों में वृद्धि के बीच संभावित संबंध को उजागर किया है। यह अध्ययन विशेष रूप से पश्चिमी अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां बर्फ की मोटी चादर के नीचे सैकड़ों ज्वालामुखी छिपे हैं। वहीं इस अध्ययन में ज्वालामुखी परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से ज्वालामुखी गतिविधियों के बढ़ने की आशंका जताई गई है, इसीलिए यह चर्चा का कारण बन जाता है। पिघलते ग्लेशियरों और ज्वालामुखी विस्फोटों पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो उप हिमनद ज्वालामुखी जो है ये वे ज्वालामुखी हैं जो ग्लेशियरों या बर्फ की चादरों के नीचे स्थित होते हैं और ये आइसलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया, अंटार्कटिका आदि में पाए जाते हैं। बता दें कि बर्फ की चादरें ज्वालामुखियों के मैग्मा कक्षों पर दबाव डालती हैं, जिससे विस्फोटक रुक जाता है और जब बर्फ पिघलती है तो दबाव कम होता है, जिससे विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है। वहीं बर्फ के हटने से भूमिगत गैसों और मैग्मा का विस्तार होता है, जिससे विस्फोटक गतिविधि ट्रिगर हो सकती है। गौरतलब है कि पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लगभग 100 ज्वालामुखी हैं जो ग्लेशियरों के पिघलने से सबसे अधिक जोखिम में हैं। वहीं अन्य संवेदनशील क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस आदि भी जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं, मतलब संवेदनशील हैं। वहाँ पर ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होकर वर्षा भूमिगत रूप से रिस सकती है और मैग्मा प्रणालियों के साथ क्रिया कर सकती है, जिससे संभावित रूप से विस्फोट हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ज्वालामुखी इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये वेंट होता है और यहाँ पर ये क्रेटर है,
जब इस पर ग्लेशियर जमा हुआ है, ठीक है, जब ये पिघलेगा तो यहाँ पर वर्षा जल एकत्रित होगा और ये मैग्मा आएगा और वाष्पन की प्रक्रिया होगी और इससे गैस बनेगा और विस्फोट जो है भयानक हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोटों के जलवायु प्रभावों के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट से राख और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर सकते हैं। आप लोगों ने प्लीस्टोसीन युग में पढ़ा होगा, हिमयुग, ठीक है, उसके पूर्व तो हिमयुग जो जाना होगा तो वो उसका कारण क्या था? मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट ही थे। उस समय पूरी पृथ्वी जो है, जो सल्फर डाइऑक्साइड थी और अन्य जो गैसें थी उससे ढक गई थी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पा रहा था और जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। चलिए हम लोग आगे को देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल में पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड यानी एरोसोल बनाता है, जो सौर विकिरण को परावर्तित करता है। उदाहरण के लिए 1991 में माउंट पिनातुबो विस्फोट ने उत्तरी गोलार्ध को लगभग 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दिया था। बता दें कि बार बार होने वाले विस्फोटों से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ सकता है। ग्लेशियरों या हिमनदों के बारे में बात करें तो यह बर्फ की सघन परतों से निर्मित बर्फ का एक बड़ा धीमी गति से गति करने वाला पिंड है। इसके निर्माण में समय के साथ बर्फ जमा होती है, फिर में संपीड़न फिर इनमें होगा, ठीक है, इनमें संपीड़ित होती है और फिर घने बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 1 शताब्दी से अधिक समय लग सकता है। पुरानी हिमनद बर्फ नीली या फिरोजा दिखाई देती है क्योंकि यह प्रकाश स्पेक्ट्रम के अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और केवल नीले रंग का प्रकीर्णन करती है। वहीं इसकी सघन क्रिस्टलीय संरचना सामान्य फ्रीजर बर्फ की ढीली संरचना के विपरीत इस प्रभाव को बढ़ाती है। बता दें कि यदि सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएं तो वैश्विक समुद्र स्तर 195 फीट यानी 60 मीटर से अधिक बढ़ जाएगा। तो ये अनुमान है। अब देखिए हम लोग इस प्रश्न को तो देख लिए, ठीक है, और इस जो ग्लेशियर हिमनद के संदर्भ में, ठीक, इससे संबंधित ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया कैसी होती है, कौन कौन से जो उसमें स्ट्रक्चर बनते हैं ज्वालामुखी के कारण, वो आप स्टैटिक जीके में कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और यही होता है करंट अफेयर की भूमिका। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तो उसका स्टैटिक पार्ट्स भी आप कवर किया करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद अभी क्यों चर्चा में है? तो आप लोग बुद्ध पूर्णिमा, माफ़ कीजिएगा, आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में जानते होंगे और अभी जो है गुरु पूर्णिमा मनाया गया 10 जुलाई को। और इस अवसर पर जो है जब भगवान बुद्ध अपने 5 तपस्वी साथियों को पहला उपदेश दिया था तो उसकी याद में गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। तो इसलिए यह चर्चा में है क्योंकि इसी के सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से यह मनाया गया। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें, प्रश्न को देखें, उसके बाद व्याख्या को देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, यही प्रश्न है। तो ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2024। तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो आषाढ़ पूर्णिमा यानी धम्म चक्र परिवर्तन दिवस, यह दिन जब भगवान बुद्ध ने अपने 5 तपस्वी साथियों यानी पंचवर्गीय, उन्हें 5 तपस्वी साथियों को पंचवर्गीय
के रूप में जानते हैं, उनको पहला उपदेश दिया था। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म का चक्का घूम गया नाम से जानते हैं। यह उपदेश ऋषिपत्तनम मृगदाय वर्तमान सारनाथ में मृगवन में दिया गया था। अब यहाँ पर ऋषिपत्तनम क्यों कहा जा रहा है, पतन क्यों कहा जा रहा है, तो वहाँ पर ऋषि लोग जाकर के तपस्या करते थे और मृगवन क्या है, वहाँ पर हिरण बहुत ज़्यादा मिलते थे। ठीक है, जो वर्तमान का सारनाथ है। यह दिन वर्षावास की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिससे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ मानते हैं। वर्ष 2025 में एक कार्यक्रम 10 जुलाई को मूलगंध कुटी बिहार सारनाथ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। IBC की स्थापना यानी इंटरनेशनल बौद्ध काउंसिल की स्थापना की बात करें तो 2012 में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक बौद्ध महासभा के बाद की गई थी। यह विश्व की पहली संस्था है जो बौद्ध संगठनों, मठों और साधारण अनुयायियों को एक मंच पर लाती है। IBC के सदस्य 39 देशों से हैं और इसके पास 320 से अधिक सदस्य संस्थाएं हैं। इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आज जो है 11 जुलाई है और आज ही के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने वर्ष 1989 में इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लिया गया था। और ये क्यों लिया गया था कि इसी दिन यानी 11 जुलाई 1989 को क्या हुआ था, जो विश्व की आबादी है वो 5 अरब को पार कर गई थी, विश्व की जनसंख्या। ठीक है, और उसी की याद में यह मनाया जा रहा है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित मुद्दों जैसे जनसंख्या नियंत्रण, प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और सतत विकास के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन तेजी से बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने और नीतिगत संवाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। शुरुआत कब और कैसे हुई थी? तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1989 में की गई थी। प्रेरणा का स्रोत क्या था? तो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई थी, जिसे 5 बिलियन डे कहा गया। इसके बाद हर वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2024 की थीम क्या थी विश्व जनसंख्या दिवस की? तो किसी को पीछे न छोड़ना, सबकी गिनती करना। ये जनसंख्या दिवस की थीम थी 2024 की। 2025 यानी इस वर्ष 2025 की थीम क्या है? तो युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो युवाओं को एक निष्पक्ष, ठीक, आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना इस वर्ष की थीम है। और भारत की भी अगली जनसंख्या गणना होने वाली है। ठीक है, और इस बार जो जनसंख्या गणना होगी वो कौन सा नंबर का जनसंख्या गणना होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत और जनसंख्या संदर्भ की बात करें भारत के बारे में, तो भारत अब विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, चीन को पीछे छोड़ते हुए।
और अभी UNFPR की रिपोर्ट आई थी तो उसमें 142 करोड़ करोड़ जनसंख्या बताई गई थी भारत की। प्रजनन दर में गिरावट हुआ है, राष्ट्रीय औसत का लगभग 2.0 है, परंतु क्षेत्रीय असंतुलन अभी भी मौजूद है। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब क्या है कि किसी देश में जनसंख्या घनत्व कम है तो किसी देश की बात नहीं, किसी राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है तो किसी राज्य में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो ये क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाता है। तो ये अभी भी मौजूद है, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट हुई है। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है, रोजगार और संसाधनों की कमी देखी जा रही है, जनसांख्यिकी लाभांश का दोहन हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सीधा संबंध रखता है। जनसंख्या नीति 2000 मिशन परिवार विकास और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से लिंक किया जा रहा है। जनसंख्या बनाम संसाधन की बात करें तो इसमें बहस छिड़ जाती है। थॉमस माल्थस का सिद्धांत इसमें प्रमुख रूप से उभर के आता है। तो माल्थस का सिद्धांत क्या करता है कि जो विश्व की खाद्य जो ज़रूरतें हैं या खाद्य उत्पादन वो गणितीय रूप से बढ़ता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये गणितीय रूप से खाद्य बढ़ता है। लेकिन वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है ज्यामितीय रूप से बढ़ता है। जैसे 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, 4 का जब करेंगे तो 16 का करेंगे तो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है? मितीय रूप से बढ़ता है जनसंख्या। ठीक है, ये जनसंख्या है। तो ये प्रमुख चुनौती है, क्योंकि इतनी बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ये प्रमुख मुद्दा है। विश्व जनसंख्या दिवस केवल आंकड़े का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन हमें जनसंख्या के प्रबंधन, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य अधिकार और संसाधनों की न्याय संगत हिस्सेदारी जैसे गंभीर विषयों पर सोचने का अवसर देता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो भारत सरकार किस तकनीकी ढांचे का विकास ग्रामीण भारत के कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर रही है? तो ऑप्शन ए कोऑपरेटिव स्टैक, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी स्मार्ट ग्राम योजना, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर लिंक। तो भारत सरकार क्या कर रही है? तकनीकी ढांचे का विकास कर रही है, ग्रामीण भारत में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर रही है। तो इसके लिए क्या कर रही है? कोऑपरेटिव स्टैक का इस्तेमाल कर रही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कोऑपरेटिव स्टैक क्या है? तो एक तकनीकी ढांचा है जो ग्रामीण समुदायों को सीधे वित्तीय समावेशन, ऋण पहुंच और सरकारी सब्सिडी जैसी सेवाएं डिजिटल रूप में प्रदान करता है। और अभी जो डेमोक्रेसी है वो एक प्रकार से देखेंगे तो आप ई डेमोक्रेसी यानी डिजिटल डेमोक्रेसी की ओर भारत बढ़ रहा है। क्योंकि पहले जो है देखते होंगे किसी भी राज्य में जो वहाँ की विधानसभाएं होती थी वो अधिकतर पेपर के जरिए अपना कार्य करती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लगभग सभी राज्यों में डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं भारत की संसद ने भी अपना डिजिटल रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है, केंद्रीय संसद ने। ठीक है, और वहाँ पर भी जो है बजट हो या कोई भी अन्य बिल हो वो डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ जो गवर्नेंस होता है वो भी डिजिटली रूप में दिया जा रहा है। तो ये क्या है? डिजिटल रूप से पहुँच बढ़ रही है। तो अब जो है भारत डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। एआई आधारित तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे स्वचालित मौसम परामर्श। उद्देश्य क्या है? तो योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है। PACS की बात करें, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बात करें, तो भारत की ग्रामीण
ऋण प्रणाली की मूल इकाइयां हैं PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर जो समिति है, ठीक है, वो जो है भारत की ग्रामीण ऋण प्रणाली की मूल इकाइयां हैं। राज्य के सरकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत ऋण समितियां जो है इनको ऋण मुहैया कराती हैं। किसानों को किफ़ायती ऋण, बैंकिंग सेवाएं और कृषि सहायता प्रदान करती हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों यानी DCCB और राज्य सरकारी बैंकों SSB के साथ त्रिस्तरीय सरकारी ऋण संरचना का आधार है। यानी एक केंद्र की सहकारी बैंक है, दूसरा राज्य की सहकारी बैंक है, ठीक है, और तीसरा जो है जिला स्तर पर सहकारी बैंक है। तो ये त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना का आधार है। डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 80,000 PACS को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो भारत में फोन टैपिंग से संबंधित हालिया घटनाओं पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है मद्रास हाई कोर्ट के अनुसार टेलीफोन टैपिंग तब तक निजता के अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से इसे उचित न ठहराया जाए। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पीपल्स यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 1997 का मामला टेलीफोन टैपिंग से है। तो बताना क्या है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो टेलीफोन टैपिंग क्यों चर्चा में है, तो अभी जो है मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीफोन टैपिंग से संबंधित अपने अपने निर्णय दिए हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि टेलीफोन टैपिंग जो है सही है, वहीं मद्रास हाई कोर्ट का मानना है कि ये निजता का अधिकार का उल्लंघन है और जब तक इस पर कोई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है के माध्यम से जो है इस पर कोई रेगुलेशन न बने, ठीक है, तो इसे उचित न ठहराया जाए, यानी ये सही नहीं है। तो दोनों हाई कोर्ट ने अपना अलग अलग निर्णय दिया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें, प्रश्न को देखें। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पूछ क्या रहा है, सही ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखें व्याख्या को। तो भारत में फ़ोन टैपिंग का मामला अभी आया सामने। तो फ़ोन टैपिंग पर मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट्स ने निर्णय सुनाया है। दोनों न्यायालयों ने फ़ोन टैपिंग से संबंधित अपना अपना निर्णय दिया है। मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट्स दोनों के समक्ष प्रस्तुत मामलों में अपराध के लिए उकसावे को रोकना शामिल था। यह फ़ोन टैपिंग को अनुमति प्रदान करने के लिए कानूनी तौर पर एक वैध आधार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़ोन टैपिंग के आदेश को सही ठहराया, जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि टेलीफोन टैपिंग तब तक निजता के अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से इसे उचित न ठहराया जाए, यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कोई कानून बन जाए उसके अनुसार कार्रवाई हो तब तो ठीक है, वरना ये निजता का उल्लंघन है, मद्रास हाई कोर्ट का कहना है। ठीक है। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि ये फ़ोन टैपिंग सही है। भारत में फ़ोन टैपिंग पर कानून की बात करें तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 यह डाक के माध्यम से संचार को अवरोधित करने की अनुमति देता है। दूसरा है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 वॉइस कॉल को टाइप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी धारा है 5 सब क्लास 2 के तहत किसी भी लोक आपातकाल की घटना पर या लोक सुरक्षा के हित में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा फ़ोन टैपिंग को अधिकृत किया जा सकता है। तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का मामला। यह व्हाट्सएप संदेशों, ईमेल आदि के अवरोधन यानी इंटरसेप्शन को शासित करता है। चलिए अगला बिंदु देखें। तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL बनाम भारत संघ
1997 मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 सब क्लास 2 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसके लागू होने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किए। फ़ोन टैपिंग के आदेश केवल राज्य और केंद्र सरकारों के गृह सचिव ही जारी कर सकते हैं। यदि इस आदेश का नवीकरण नहीं किया जाता है तो यह 2 महीने की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा। यानी 2 महीना बीत जाने पर कोई आदेश दिया गया कि फला व्यक्ति का फ़ोन टैपिंग किया जाए, ठीक है, और उस आदेश को जारी किए हुए 2 महीने बीत गए और उसे फिर से रिन्यू नहीं किया गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है। अब वैधता नहीं रहेगी फ़ोन टैपिंग के मामले में। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, जिसे बनारस में अवस्थित है, ये जानते होंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? मेरठ में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ये भी मेरठ में है। और यहीं पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र मेरठ केंद्र का उद्घाटन किया गया है। स्थान कौन सा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। किसने किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया उद्घाटन। अब यहाँ पर देखिए, ये शिक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। यहीं पर अगर फंसा देगा कृषि मंत्री ने तो आप फंस जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार की पहल के बारे में जागरूकता फैलाना है। कृषि में AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर जोर देना है। आय दोगुनी करने और उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रयास करना है। प्रमुख पहले क्या क्या है? तो AI इन एग्रीकल्चर के लिए IIT रोपड़ को उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व सौंपा गया है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की घोषणा किसान उन्मुख अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क रिपोर्ट किसने जारी की है? तो कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? तो WTO के द्वारा, IMF के द्वारा, CIA के द्वारा और FATF के द्वारा। तो यह रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में FATF के द्वारा जारी की गई है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो FATF ने कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि आतंकवादी संगठन अब भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करके अपने कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं और हमलों की योजना बना रहे हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की बात करें तो अकेले सक्रिय आतंकवादी और न्यूनतम वित्त पोषण की आवश्यकता वाले छोटे संगठन इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अफ्रीका और दक्षिण एशिया में असुरक्षित एवं छिद्रिल सीमाएं हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। आतंकवाद को कुछ देशों द्वारा दिया जा रहा है राज्य स्तरीय समर्थन यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के माध्यम से ये गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। मुक्त व्यापार क्षेत्र की कमजोर निगरानी व नियमों की कमी आदि भी इसमें प्रमुख कारण है। तो आतंकवाद के वित्त पोषण के माध्यम क्या क्या है? तो पारंपरिक तरीके अल शबाब और हमास जैसे समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नगद आधारित लेन देन, ठीक है,
हवाला एवं अन्य अनौपचारिक तरीके जिनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, ये पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। नई पद्धतियाँ क्या अपनाई जा रही हैं? तो डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग प्लेटफार्म्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए धन एकत्रित करना, बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी का उपयोग करना, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म्स के माध्यम से फंड ट्रांसफर करना, ये नई पद्धतियों के रूप में अपनाई जा रही है। आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी और बोको हरम जैसे समूहों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना, लकड़ी आदि का अवैध व्यापार किया जा रहा है। गैर लाभकारी और कानूनी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। फ्रंट कंपनियों और सेल कंपनियों के जरिए धन छिपाया जा रहा है। सेल कंपनियां क्या होती हैं? जो ऑन पेपर चलती हैं और किसी दूसरे देश में, ऐसे देश में जाकर के अपनी कंपनियां खोलती हैं ऑन पेपर, जहां पर टैक्स बहुत ही कम लगता है। गैर सरकारी संगठनों एनजीओ से फंड को डाइवर्ट कर आतंकी गतिविधियों में लगाना आदि इसमें शामिल है। तो FATF ने अभी कम्प्रेहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क में ये सब रिपोर्ट में बताया है। अब हम लोग FATF के बारे में बात कर लेते हैं। तो FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी करता है, यानी जो गैर गतिविधि मतलब गैर कानूनी रूप से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और उसका शोधन किया जाता है, ठीक है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो उसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो FATF वैश्विक रूप से यानी विश्व के स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। तो स्थापना हुई थी कब? 1989 में। किसके द्वारा? G7 देशों के द्वारा। और पेरिस में आयोजित बैठक हुई थी, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास करना। अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद वर्ष 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो बिहार में चुनाव आयोग ने किस प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू किया है? तो पहला है वार्षिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी विशेष गहन पुनरीक्षण, ऑप्शन सी ऑनलाइन पंजीकरण, ऑप्शन डी जनगणना सर्वेक्षण। तो चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से जो है ये वहाँ की मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू किया है और इसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 का उन्होंने जिक्र किया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण की जा रही है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसके पूर्व जो केंद्र की विपक्ष की पार्टी है उसने रूलिंग पार्टी पर आरोप लगाया था कि जो महाराष्ट्र का विधानसभा इलेक्शन हुआ वहाँ पर मतदाता सूची में भारी मात्रा में गड़बड़ी की गई। तो ऐसे में यहाँ पर चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। तो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कर रहा है। बिहार में 2003 के बाद पहली बार व्यापक रूप से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऐसा किया जा रहा है। विवाद उठने के बाद चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए अनुच्छेद 326 का जिक्र किया। चुनाव आयोग यह संवैधानिक अनिवार्यता है और यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अद्यतन और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए की जा रही है, चुनाव आयोग का कहना है। अनुच्छेद 326 क्या है? तो अनुच्छेद 326 व्यापक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। हर भारतीय नागरिक को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और किसी वैधानिक आधार पर अयोग्य न हो तो मतदाता बनने का अधिकार रखता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न कराने की बात करता है।
मतदाता के रूप में पंजीकरण से वंचित करने के वैध आधारों में निम्न शामिल है। तो मतदाता सूची से जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो उसका आधार क्या होगा? तो भारत का नागरिक न होना, यानी किसी गैर देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो आपको मतदाता सूची से हटाया जाएगा। मानसिक विकार यानी कि पागलपन का एक सिम्टम्स जो हो वो जब दिखे व्यक्ति में, पुष्टि हो जाए, तो उस कंडीशन में मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाता है। गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध होना ये भी आधार बनता है मतदाता सूची से नाम हटाने का। भ्रष्ट और अवैध चुनावी प्रथा अपनाने पर भी मतदाता सूची से नाम हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो CBAM किस संगठन द्वारा लागू किया गया है? तो CBAM क्या है? तो कार्बन, C फॉर कार्बन, B फॉर बॉर्डर, A फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है, और M फॉर मैकेनिज्म, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हिंदी में बोले तो कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र, किस संगठन द्वारा लागू किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा, संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा IMF द्वारा, और ऑप्शन डी यूरोपीय संघ यानी EU द्वारा। तो यह जो है EU द्वारा लागू किया गया है और यह 2026 से पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। तो CBAM यानी कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र के परिभाषा और उद्देश्य की बात करें तो CBAM एक कार्बन टैक्स प्रणाली है जो यूरोपीय संघ ने 2023 में लागू की थी। तो लागू कब किया गया था? 2023 में। और ये है क्या? एक कार्बन टैक्स प्रणाली है, ठीक है। यानी कोई भी देश जहाँ पर कोई उद्योग ऐसा लगा हो जहाँ पर कोई भी माल बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है और जो है इस माल को किसी दूसरे देश में यानी यूरोपीय यूनियन में, ठीक है, अगर भेजा जाता है तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन क्या करता है, EU क्या करता है कि EU जो है यहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से यहाँ पर कार्बन टैक्स लगाता है कि आपने इस प्रोडक्ट को उत्पादन करने में इतना कार्बन उत्सर्जित किया, इसके बदले में टैक्स दीजिए, तभी हम इस देश में बेचने देंगे, ठीक है। तो एक प्रकार का कार्बन टैक्स प्रणाली है। यह उन उत्पादों पर कर लगाता है जो EU के बाहर से आते हैं और जिनका उत्पादन अधिक कार्बन उत्सर्जन से हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्पादों की कार्बन कीमत तय करना, यानी उत्पादन में होने वाले उत्सर्जन की भरपाई करवाना, EU देशों की कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान से बचाना, गैर EU देशों को स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना। अब ये देखिए प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान को कैसे बचाएगा? तो जैसे ये EU हो गया, यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश हो गए, ठीक है, यहाँ से मान ली किसी देश से कोई वस्तु बना और यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब इंपोर्ट हो रहा है, इसने क्या किया? कार्बन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित किया गया इस देश द्वारा। तो इसके द्वारा जब कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हुआ तो क्या हुआ? लागत जो है उस वस्तु की कम हुई। वहीं EU सेम प्रोडक्ट बना रहा है अपने देश में, लेकिन यहाँ पर कार्बन कम से कम उत्सर्जन हो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, मशीनरी लगा रहा है। तो क्या होगा? कॉस्ट जो है यहाँ पर कॉस्ट इसकी EU की बढ़ जाएगी। तो कंपेरेटिव टू अदर कंट्री EU की कॉस्ट अधिक है। इसके लिए क्या होता है? यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो है नुकसान होता है प्रतिस्पर्धात्मक रूप से, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ज़्यादा है, लोग यहाँ की वस्तु खरीदेंगे बाहर वाली। तो क्या होगा कि जब ये टैक्स लगाएगा यहाँ पर, ठीक है, जब टैक्स लगाएगा तो यहाँ पर समान रूप से ये वस्तु बिकेगी, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। तो इसी को नुकसान को बचाने के लिए यह कार्य करता है। इसके चरण क्या क्या है? तो पहला चरण है संक्रमण चरण, जो
2023 से 2025 तक चली। इसमें क्या था, तो रिपोर्टिंग अनिवार्य था लेकिन कोई टैक्स नहीं लगाया गया। पूर्ण कार्यान्वयन किया जा रहा है, 2026 से प्रारंभ होगा पूर्ण कार्यान्वयन। यू में कार्बन टैक्स प्रणाली पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। कब से, 2026 से। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो हाल ही में ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो क्या है, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2025। तो किस संस्था ने जारी की है? UNEP, ऑप्शन बी IPCC, ऑप्शन सी जलवायु नीति पहल यानी CPI, और ऑप्शन डी विश्व बैंक।